वेलकम फ्रेंड्स। आज जो है हम पॉलिटी का लेक्चर नंबर 4 जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियसली हमने लेक्चर 1 लेक्चर 2 में जो है हमने देखा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बना था। उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीफेस है या जिसका जो आइडेंटिटी कार्ड है उसके बारे में पढ़ा, जब जो कि प्रीएम्बल है। अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे और पढ़ेंगे हमारे आर्टिकल्स के बारे में। यहाँ पे हम पार्ट 1 कवर करने जा रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और उसको थोड़ा ब्रीफली हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हमने सिर्फ 3 ही लेक्चर कवर किए हैं, तो आप जो है उन लेक्चर्स को अच्छे से रिवाइज करते चलिए, क्योंकि धीरे धीरे हम सारी पॉलिटी कवर कर लेंगे। अगर आप हर दिन थोड़ा सा जो है पढ़ेंगे तो आपको पढ़ता ही नहीं चलेगा कि किस तरह आपने डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स, इतने ज्यादा आर्टिकल्स याद कर लिए होंगे, आपके दिमाग में बैठ गए होंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप एकदम से सारा सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आप पढ़ तो लोगे, आपको समझ में भी आ जाएगा, बट ये आर्टिकल्स याद करना, ये फैक्ट्स याद करना उतने अच्छे से याद नहीं हो पाएंगे। तो आप डेली बेसिस पे जो अपने टारगेट्स हैं उनको सेट कीजिए और उनसे आप स्टिक रहिए। आप पूरे दिन का एक टाइम टेबल बना लीजिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको ये समझ में नहीं आएगा कि टाइम कहाँ उड़ के चला गया। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक टाइम टेबल बनाइए और एंड ऑफ द डे ये देखिए कि जो आपने टारगेट्स बनाए थे क्या उनको अचीव किया है या नहीं। मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप टारगेट बेस्ड स्टडी कीजिए, रादर देन कि आप देखिए आप कितने घंटे तक पढ़ रहे हैं। अगर आप टारगेट बना के चलेंगे तो किसी दिन आप किसी भी टारगेट को जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, किसी दिन कुछ टाइम लगेगा। बट टारगेट बेस्ड स्टडी से फायदा ये होता है कि आपका सिलेबस कवर होता जाता है और आपके अंदर जो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस है वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। तो आज हम जो है यूनियन एंड टेरिटरी वाला लेक्चर जो है, पोर्शन जो है उसको कवर करेंगे। तो देखते हैं इस लेक्चर में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे। इस लेक्चर में जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन रहेगी, देन देखेंगे हमारे एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स, हमारे स्टेट्स का एवोल्यूशन किस तरह से हुआ था और उसी तरह से हमारी यूनियन टेरिटरीज का एवोल्यूशन किस तरह से हुआ था। देन हम डिफरेंट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटीज के बारे में पढ़ेंगे। देन प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो लेक्चर के नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जाके वहां से अपने नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद इस लेक्चर को सुन सकते हैं। उससे क्या होगा, एक अंडरस्टैंडिंग बहुत ईजी हो जाएगी और आप उन नोट्स पे एडिट करके जो भी पोर्शन मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ उसको आप ऐड ऑन कर सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो है विन विन सिचुएशन है। तो आप जाके पहले वहां से लेक्चर के नोट्स जो है डाउनलोड कीजिए, उसके बाद जो है लेक्चर को सुनिए, क्योंकि उससे आपके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर होती जाएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी इंट्रोडक्शन से। हमें पता है कि हमारा यूनियन एंड टेरिटरी, जब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि कितने पार्ट्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और कितने शेड्यूल्स हैं। इसका आंसर अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं। ये मैंने आपको लेक्चर 1 या 2 में कवर करवाया है। अगर आपने उस लेक्चर को अच्छे से सुना है तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे और आई विल गिव अ थम्स अप जो भी इसका आंसर करेक्ट मेंशन करेगा। तो हमारा जो पार्ट 1 था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट 1 जो था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वहां पे आर्टिकल 1 to 4 जो है कंटेन होते थे। उसके अंदर आर्टिकल 1 to 4 आते थे और वो आर्टिकल 1 to 4 किससे डील करते थे, वो करते थे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से, मतलब हमारे देश की नाम से और देश की पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में वो आर्टिकल्स बताते थे। क्लियर है? तो हमें समझ में आ गया कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के रिलेटेड कितने आर्टिकल्स हैं। तो वो है आर्टिकल 1 to 4। और कौन से पार्ट के अंदर आते हैं, तो आते हैं पार्ट 1। अब इसको एक बहुत कॉमन सेंस के तरीके से भी याद किया जा सकता है। तो पहले जब हम किसी नेशन को डिफाइन करते हैं तो उसके बारे में हम देखते हैं कि किस तरह का नेशन है, यूनियन मतलब देश किस तरह का है। तो पहले देश को डिफाइन करेंगे तो वो ऑफकोर्स पार्ट 1 में आएगा, क्योंकि पहले देश को डिफाइन करेंगे। तो ए जो है सबसे पहले आता है, उसी तरह से हम देश को सबसे पहले डिफाइन करेंगे और इस तरह से आर्टिकल जो है 1 to 4 इससे रिलेटेड फॉल करते हैं। पहले हम आर्टिकल 1 देख लेते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है। तो आर्टिकल 1 है हमारा, इंडिया दैट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। क्लियर है? अब आर्टिकल 1 जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसी तरह से लिखा गया है। अब इसको देख लेते हैं, इस आर्टिकल के बोलने का मतलब क्या है। हम साथ के साथ आर्टिकल्स को कवर करते जाएंगे ताकि एंड में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और आपको चीजें याद करना मुश्किल ना हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे आर्टिकल 1। यहाँ पे आर्टिकल 1 जो है दो पार्ट्स में डिसोसिएटेड है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट जो है वो दिखा रहा है हमारे इंडिया दैट इज भारत।
फर्स्ट पार्ट हमारा बता रहा है इंडिया दैट इज भारत, क्लियर है। और दूसरा पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट ये है और दूसरा पार्ट क्या है हमारा, वो बोल रहा है इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। अब इसके बोलने का मतलब क्या है, तो पहले हम पार्ट 1 देखेंगे हमारे आर्टिकल का, तो वो जो है हमें हमारे देश का नाम बता रहा है, तो फर्स्ट पार्ट जो है हमें हमारे देश का नाम बता रहा है, तो हो गया आर्टिकल 1 हमें बताता है नेम ऑफ आर नेशन, नेम ऑफ आर कंट्री या नेशन बोल लीजिए, राष्ट्र बोल लीजिए। दूसरा वो बताता है कि किस तरह की पॉलिटिकल सिस्टम है, टाइप ऑफ पॉलिटी, क्लियर है। तो ये दो चीजें हमारी आर्टिकल 1 में कवर हो रही हैं। अब थोड़ा सा और इसको ब्रीफली डिस्कस करते हैं। आपको पता है भारत, भारत को सारे भारतीय जो थे वो भारत के नाम से जानते थे, हिंदी नाम जो था भारत था, पर इन जो हमारे मॉडर्न नेम था भारत का, वो दिया गया इंडिया। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इन दोनों नाम्स को लेके बहुत ज्यादा डिबेट हुई कि हम भारत रखें या इंडिया रखें, तो इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए, इस कंफ्यूजन को मिक्स करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये दोनों नाम अडॉप्ट किए, इसलिए लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत। तो ये दोनों ही नामों को जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया, क्लियर है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप ऑफ पॉलिटी के बारे में, यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, क्लियर है। अब इसके बोलने का मतलब क्या है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं पॉलिटी के बारे में, तो वो बोला गया है यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। अब यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब है कि सारी की सारी जो हमारे राज्य है, सारे के सारे जो राज्य हैं वो संगठित होकर रहेंगे, क्लियर है, रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। अब फेडरेशन का मतलब क्या है, फेडरेशन का मतलब है कि कोई भी स्टेट्स फॉर्म हुई है उनके बीच में कोई एग्रीमेंट है, या कोई भी स्टेट जो है उसके पास राइट है कि वो राष्ट्र से अलग होके अलग कंट्री बना सकती है या अलग राज्य बना सकती है। तो उसने हमारे आर्टिकल में लिखा है कि ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं है। मतलब किसी भी स्टेट के पास ये राइट नहीं है कि वो अपनी कंट्री से अलग हो सके या वो अलग से स्टेट फॉर्म कर सके, ऐसा किसी भी स्टेट के पास राइट नहीं है। दूसरा ये कि इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, बट किसी भी स्टेट के बीच में ये अग्रीमेंट नहीं है, तो इसलिए जो है यूनियन ऑफ स्टेट प्रेफर किया रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। अब ये आर्टिकल आपको समझ में आ गया क्लियरली। किसी को भी इस आर्टिकल में कुछ कंफ्यूजन तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकता है कि क्या कंफ्यूजन है, मैं वहीं पे इस कंफ्यूजन को क्लियर कर दूंगी। अगर आपको ये आर्टिकल क्लियर है तो आप जो है लाइक बटन को हिट कीजिएगा। अब नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं हमारा आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 क्या कहता है, इट प्रोवाइड्स दैट पार्लियामेंट may by law admit new states into Union of India or establish new states on such terms and condition as it deems fit। तो पहली बात तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नोट करने वाली चीज है कि ये पार्लियामेंट को इंपावर करता है, ये पार्लियामेंट को जो है पावर प्रोवाइड करता है। किस चीज की पावर प्रोवाइड करता है कि वो किसी भी नए स्टेट को फॉर्म कर सकती है, किसी भी नए स्टेट को फॉर्म कर सकती है या कोई नई स्टेट को इस्टेब्लिश कर सकती है, क्लियर है। अब इन दोनों ही केसेस में अगर हम देखें, इन दोनों ही केसेस में अगर देखें तो नई स्टेट जो है फॉर्म हो रही है, क्लियर है। इन दोनों ही केसेस में नई स्टेट फॉर्म हो रही है, बट फर्स्ट केस में क्या है, जहां पे न्यू स्टेट को एडमिट किया जा रहा है, जहां पे न्यू स्टेट को एडमिट किया जा रहा है, जहां पे न्यू स्टेट को एडमिट किया जा रहा है, वहां पे ये मतलब है कि यहाँ पे स्टेट जो है, जिस स्टेट को एडमिट किया जा रहा है वो स्टेट ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है। फर्स्ट केस में जब स्टेट को एडमिट किया जा रहा है वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, क्लियर है। बट सेकेंड केस में जब इस्टेब्लिश की जा रही है न्यू स्टेट, मतलब किसी न्यू स्टेट को इस्टेब्लिश किया जा रहा है, तो मतलब वहां पे स्टेट ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में नहीं है, उस स्टेट को जो है क्रिएट किया जा रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, बट यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में नहीं है, यहाँ पे क्रिएट की जाएगी न्यू स्टेट। अब नेक्स्ट जो है हम आर्टिकल 3 देखेंगे। आर्टिकल 3 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है, इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय ऑल्टरिंग द बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। ये क्या कहता है, ये एम्पावर करता है हमारे पार्लियामेंट को, ये एम्पावर करता है हमारे पार्लियामेंट को ताकि ये न्यू स्टेट्स हमारी जो है फॉर्म कर सके बाय ऑल्टरिंग द बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, बाय ऑल्टरिंग द बाउंड्रीज ऑफ एक्सिस्टिंग स्टेट। अब हमें पता है कि हमारा इंडिया है उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं, बट पार्लियामेंट क्या कर सकता है, पार्लियामेंट किन्हीं भी दो स्टेट में से कोई एरिया निकाल के बोल सकता है कि हमने एक तीसरी नई स्टेट जो है उसको क्रिएट कर दिया है। इससे क्या हुआ, इन दोनों स्टेट की बाउंड्रीज, जो दोनों स्टेट से ये बाउंड्रीज ली गई हैं, उन दोनों स्टेट्स की बाउंड्रीज को ऑल्टर किया गया है, चेंज किया गया है, उसके बाद ही हमारी थर्ड स्टेट फॉर्म हुई है। तो यहाँ पे आर्टिकल 3 यही बोला गया है और आर्टिकल 2
जो है वो 3 से किस तरह से अलग है? आर्टिकल 2 जो है वो हमारी एक्सटर्नल स्टेट्स के बारे में भी हो सकता है कि मतलब कोई और देश ने हमें कोई स्टेट दे दी या इंडिया ने उसको कॉन्कर किया है, तो उनसे स्टेट से रिलेटेड है। बट आर्टिकल 3 में जो भी स्टेट्स हैं वो इंटरनल एडजस्टमेंट से बन रही हैं, मतलब अंदर ही अंदर एडजस्टमेंट हो रही है। हमारे स्टेट देश में जितनी भी स्टेट्स हैं उनकी बाउंड्रीज को अल्टर करके जो है नई स्टेट्स का क्रिएशन किया जा रहा है। यहाँ पे एक्सटर्नल जो है एडजस्टमेंट हो रहा है, यहाँ पे इंटरनल एडजस्टमेंट हो रहा है। अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया आर्टिकल 2 एंड 3 के बीच में। अब ये तीनों के तीनों आर्टिकल जो है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लेक्चर को रिवाइंड करके इसको सुन सकते हैं, या जो भी डाउट होगा वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है, कैन इंडियन टेरिटरी बी सीडेड टू अ फॉरेन स्टेट अंडर आर्टिकल 3? तो हमने अभी अभी देखा प्रीवियस स्लाइड में कि आर्टिकल 3 जो है वो इंटरनल एडजस्टमेंट की बात करता है, स्टेट्स के इंटरनल एडजस्टमेंट की बात करता है, वो एक्सटर्नल एडजस्टमेंट की बात नहीं करता है। वेयरएज आर्टिकल 2 जो है वो हमारे ऐसे स्टेट्स की भी बात करता है जो दूसरी कंट्रीज से हमने जीता है। बट क्या ये इंडियन टेरिटरी का सिडिशन जो है वो हमारे आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के अंदर आता है? ये मेरा क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसका आंसर है नो। अगर इंडियन टेरिटरी को किसी भी फॉरेन स्टेट को या किसी भी फॉरेन नेशन को हमें देना है तो उसके लिए हमें आर्टिकल 368 जो है, जहां पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होती है, उसी के द्वारा हम अपनी इंडिया की किसी भी टेरिटरी को फॉरेन स्टेट को दे सकते हैं। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या हुआ था, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इंडिया ने बांग्लादेश के साथ अपने जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं, अपने जो बाउंड्री इश्यूज थे उनको क्लियर किया, और उसके बदले में बांग्लादेश ने कुछ एनक्लेव्स इंडिया को दिए थे और इंडिया ने कुछ एनक्लेव्स जो है बांग्लादेश को दिए थे। क्लियर है? तो अगर इंडियन स्टेट या इंडियन गवर्नमेंट किसी भी टेरिटरी को फॉरेन स्टेट को देना चाहती है तो उसके लिए उसको आर्टिकल 2 या 3 के अंदर अमेंडमेंट्स की जरूरत नहीं है, बट उसको आर्टिकल 368 को यूज करके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी ताकि वो इंडिया की किसी भी टेरिटरी को फॉरेन स्टेट्स को दे सके। ये क्वेश्चन आपको क्लियर है? अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब हमने देख लिया कि हमारे स्टेट्स किस तरह से बनते हैं, स्टेट्स के अंदर किस तरह का एडजस्टमेंट हो सकता है, आर्टिकल 1 2 3 हमारे क्या बोलते हैं। अभी हम ये देखेंगे कि जब से हमारा भारत आजाद हुआ है क्या तब से हमारे नंबर ऑफ स्टेट्स वैसे के वैसे ही है? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने देखा कि जो भारत की पार्लियामेंट है, भारत की संसद है, वहां पे उन्होंने लॉ पास करके जो है हमारे जम्मू कश्मीर या लद्दाख वाला जो एरिया है उनको स्टेट्स या यूटीज में कन्वर्ट कर दिया। तो अब हम देखते हैं कि हमारे कैसे स्टेट्स और यूटीज का एवोल्यूशन हुआ है, किस तरह से उनका बर्थ हुआ है, कैसे वो उनका जन्म हुआ है। तो आपको मैं बता देती हूँ कि जब हमारा भारत आजाद हुआ था तो भारत में कम से कम 552 रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट्स थी। इनमें से 549 ने, जब भारत आजाद हुआ तो इनमें से 549 ने इंडिया को ज्वाइन कर लिया, 549 ने इंडिया को ज्वाइन कर लिया। बट बची हुई 3 प्रिंसली स्टेट्स ऐसी थी जिन्होंने भारत को ज्वाइन नहीं किया और उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हम भारत को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो वो 3 स्टेट्स कौन कौन सी थी? वो थी हमारी हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। तो यहाँ पे हमें पता है कि हमारे भारत के यूनिफिकेशन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो था वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था हमारे देश को संगठित करने के लिए, एकता के लिए, एकाग्रता के लिए। उनका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है हमारे सारे के सारे स्टेट्स को यूनाइट करने के लिए। तो अब जो 3 ये स्टेट्स थी वो भारत में नहीं मिल रही, तो इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या करवाया, उन्होंने हैदराबाद को अपने अंडर करने के लिए पुलिस एक्शन कराया, मतलब पुलिस के द्वारा जो है उसको पुलिस एक्शन से उसको अपने अंडर किया। नेक्स्ट जो जूनागढ़ था वहां पे रेफरेंडम कराया गया। रेफरेंडम का मतलब क्या होता है, लोगों के पीपल्स ओपिनियन या वोट लिए गए कि वो क्या चाहते हैं। जब रेफरेंडम कराया गया तो जूनागढ़ जो है उन्होंने भी यही डिसीजन लिया कि वो भारत राष्ट्र में मिलना चाहते हैं। और कश्मीर में क्या हुआ था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन हुआ था। क्लियर है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि जब भारत आजाद हो गया था तो कश्मीर की जो रियासत थी उन्होंने ये बोल दिया था कि हम भारत में या पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहते, हम इंडिपेंडेंटली रहना चाहते हैं। तो कहीं से जो है
कश्मीर के ट्राइबल एरियाज में पाकिस्तान ने अपनी आर्मी को भेजा। तो जब वहां के राजा को, कश्मीर के राजा को ये बात पता चली तो इन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी कि आप हमारी हेल्प करिए। तो उस वक्त नेहरू ने क्या कहा, उस वक्त नेहरू जी ने कहा कि आप हमारे साथ ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन कीजिए जहां पे आप हमें सिक्योरिटी जो है कश्मीर की उसको अंडरटेक करने देंगे। तो उस टाइम पे वहां के जो राजा थे उन्होंने नेहरू जी के साथ ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया। उसके बाद नेहरू जी ने अपनी इंडियन आर्मी को यहाँ भेज के जो है कश्मीर को बचाया। और तब से कश्मीर में जो था वो उनका अपना रूल चलता था, बट वहां की कुछ जो प्रोविजंस थे वो भारत राष्ट्र के अंदर थे। तो आपको एक तो मुझे ये चीज बतानी है कि उस वक्त वहां के राजा कौन थे, एक तो आपने मुझे ये बताना है कि उस वक्त वहां के राजा कौन थे, क्लियर है। और दूसरी चीज आपने मुझे ये बतानी है कि अब जब जो जम्मू एंड कश्मीर है उसके लिए इंडिया ने लॉ पास कर दिया है, तो क्या इंडिया के सारे प्रोविजंस हमारे जम्मू कश्मीर पे वैलिड हैं? ये इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने देख लिया हमारे स्टेट्स का एवोल्यूशन किस तरह से हुआ, और ये तीनों के तीनों चीजें हमारे जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हैदराबाद को किस तरह से भारत में एसिमिलेट किया गया था, जूनागढ़ को किस तरह से एसिमिलेट किया गया, या कश्मीर को किस तरह से एसिमिलेट किया गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो हम देख लेते हैं हमारी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी, हमारे स्टेट्स का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ था। जब हमारा भारत आजाद हुआ 1947 में, सारे प्रिंसली स्टेट्स को हमने अपने अंडर कर लिया। तो हुआ क्या, भारत की जो स्टेट्स थी उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। पार्ट ए में जो है कम से कम 9 स्टेट्स आती थी, पार्ट बी में भी 9 स्टेट्स आती थी, पार्ट सी में 10 के अराउंड स्टेट्स थी, और पार्ट डी में जो था अंडमान एंड निकोबार अकेला फॉल करता था। तो हुआ ये कि उस वक्त बहुत सारे लोगों की ये डिमांड थी, बहुत सारे स्टेट्स की ये डिमांड थी कि हमारी जो स्टेट है उसको लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो है क्रिएट किया जाए, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे जो है स्टेट्स को क्रिएट किया जाए। तो 1948 के अराउंड नेहरू जी ने एक जो कमेटी है उसको अपॉइंट किया, जिसको बोला गया धार कमीशन, क्योंकि उसके चेयरमैन धार थे। तो उन्होंने जब 1948 में, दिसंबर 1948 में अपनी कमेटी की रिपोर्ट्स जो थी नेहरू जी को दी, तो उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी, उन्होंने कहा कि स्टेट का जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट जो फॉर्मेशन होना चाहिए वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्केल पे होना चाहिए, ना कि लैंग्वेज के बेसिस पे होना चाहिए। तो फिर हुआ क्या, उसकी वजह से बहुत ही ज्यादा क्योस मच गया जब धार कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दी कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्केल पे होना चाहिए, लैंग्वेज बेसिस पे नहीं होना चाहिए। तो बहुत जगह बहुत सारे प्रोटेस्ट होने लग पड़े। तो बहुत ही इमरजेंसी में 1948 दिसंबर में ही जब धार कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया था, तभी जेबीपी कमीशन का जो है को बनाया गया, जेबीपी कमीशन को वहां पे बनाया गया। और जेबीपी कमीशन में हमारे कौन कौन आते हैं, जेबीपी कमीशन में हमारे आते हैं जवाहरलाल नेहरू जी आते हैं, जे से हमारे जवाहरलाल नेहरू हैं, वी से हमारे वल्लभ भाई पटेल हैं, और पी से हमारे पट्टभी सीतारमैया जी हैं। तो ये तीनों ने मिलकर जो है एक कमीशन का फॉर्मेशन किया जिसे जेबीपी कमीशन बोलते हैं। और इन्होंने भी जब कमीशन बनाया और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी स्टडीज की, तो इन्होंने भी लैंग्वेज के बेसिस पे जो हमारी स्टेट की फॉर्मेशन थी उसको रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पे भी लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट रिजेक्शन हो गई, यहाँ पे भी रिजेक्शन हो गया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, बहुत ही इमरजेंसी में इन्हें लैंग्वेज के बेसिस पे फर्स्ट स्टेट का निर्माण करना पड़ा जेबीपी कमीशन के बाद ही। वो क्यों करना पड़ा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा एजिटेशन हो रही थी, बहुत ही ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे साउथ में। उसके चलते एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर थे जिनका नाम था पोट्टी श्री रामुलु। उनकी डेथ हो गई 56, मतलब उनके भूख हड़ताल के चलते हुए 56th डे पे उनकी डेथ हो गई। तो इमरजेंसी में उस वक्त बहुत ज्यादा और लेवल के प्रोटेस्ट होने लग पड़े। तो उस वक्त इमरजेंसी में हमारी फर्स्ट लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनी थी, और वो स्टेट का नाम था हमारी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश वाज द फर्स्ट स्टेट जो कि लैंग्वेज के बेसिस पे क्रिएट की गई। उसके बाद 1953 के अराउंड फजल अली कमीशन की जो कमेटी है उसको फॉर्म किया गया और उसने ये रिकमेंड किया कि लैंग्वेज के बेसिस पे हम स्टेट बना सकते हैं, बट इसने रिजेक्ट किया कि 1 लैंग्वेज 1 स्टेट वाला कॉन्सेप्ट, कि ऐसा नहीं होगा कि एक लैंग्वेज है तो वो एक ही स्टेट में बोली जाएगी, या
मतलब जो एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं वो एक ही स्टेट में रहेंगे, दूसरी स्टेट में नहीं जा सकते। ऐसा उन्होंने क्यों किया? उन्होंने लैंग्वेज के बेसिस पे तो स्टेट का फॉर्मेशन एक्सेप्ट कर लिया, बट इस चीज को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इस चीज को रिजेक्ट करने के पीछे रीजन क्या था? क्योंकि ये हमारी देश की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को इंडेंजर करता है, मतलब उसके लिए ये खतरा है। अगर वन लैंग्वेज वन स्टेट को हम एक्सेप्ट कर ले तो वो हमारे देश की अखंडता और एकाग्रता को जो है भंग करता है, इसलिए उन्होंने इस चीज के लिए मना कर दिया। क्लियर है? तो अब नेक्स्ट हुआ क्या? जैसे ही फजल अली कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दी कि लैंग्वेज के बेसिस पे बना सकते हैं, बट उन्होंने ये वाला कॉन्सेप्ट रिजेक्ट कर दिया, तो उसी टाइम 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है उसको पास किया गया। उसमें क्या था? उसमें पार्ट, मैंने आपको पहले बताया कि स्टेट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, तो उन्होंने पार्ट ए और पार्ट बी की जो डिस्टिंक्शन थी, उन दोनों के बीच का अंतर था, पहले तो उसको समाप्त किया, और पार्ट सी जो था हमारे इंडियन स्टेट्स का, उसको अबॉलिश कर दिया। क्लियर है? तो ये दो चीजें की। यहाँ पे हमारा 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटीज हैं, ये भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने ये चीज याद रखनी है कि धार कमीशन ने लैंग्वेज के बेसिस पे एक्सेप्ट नहीं किया था, जेबीपी कमीशन ने लैंग्वेज के बेसिस पे एक्सेप्ट नहीं किया था, बट जेबीपी कमीशन के बाद ही फर्स्ट हमारी स्टेट बनी थी जो लैंग्वेज के बेसिस पे बनी थी। लैंग्वेज के बेसिस पे फर्स्ट स्टेट बनने के बाद फजल अली कमीशन जो है, उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी कि लैंग्वेज के बेसिस पे हम स्टेट्स का निर्माण कर सकते हैं, बट उन्होंने वन लैंग्वेज वन स्टेट का जो आइडिया था उसे रिजेक्ट किया। क्लियर है? जब फजल अली कमीशन की रिकमेंडेशन जो थी वो आ गई थी, उसके बाद 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था उसको पास किया गया। उसके पास होने के बाद पार्ट ए और पार्ट बी का जो डिस्टिंक्शन है उसको हटा दिया गया, और पार्ट सी को जो था अबॉलिश कर दिया गया। क्लियर है? जैसे इस चीज को अबॉलिश किया गया तो एज अ रिजल्ट इंडिया में 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बच गए थे। इस टाइम पे इंडिया में 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज थे। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। आगे हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है? विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू फॉर्म ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस? कौन सी हमारी पहली स्टेट थी जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे फॉर्म हुई थी? तो ऑप्शन हमें दे रखा है, ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है हमारा तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, क्योंकि अभी पिछले ही स्लाइड में मैंने इसे कवर किया है, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। जिसका आंसर करेक्ट होगा मैं उसे थम्स अप दे दूंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 2 है हमारा, द टर्म यूनियन ऑफ स्टेट्स इंक्लूड। ऑप्शन ए है स्टेट्स ओनली, बी है यूनियन टेरिटरीज ओनली, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखेंगे कि यूनियन ऑफ स्टेट्स क्या बोलता है। यूनियन ऑफ स्टेट्स जो है हमारे स्टेट से मिलके बना हुआ है। तो पहले तो मैं आपको बता देती हूँ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यूनियन ऑफ स्टेट्स बताता है सिर्फ स्टेट्स ओनली को। इसमें यूनियन ऑफ टेरिटरीज जो है कवर नहीं की जाती है। यूनियन ऑफ टेरिटरीज को कवर करने के लिए हमारी एक इंपॉर्टेंट टर्म है टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसमें 3 चीजें आती हैं हमारी टेरिटरी ऑफ इंडिया में। फर्स्ट तो हमारी स्टेट्स की टेरिटरीज आती हैं, स्टेट्स की टेरिटरीज आती हैं। दूसरी हमारी यूनियन टेरिटरीज आती हैं। थर्ड हमारी वो टेरिटरीज आती हैं जिन्हें हमारी इंडिया ने एक्वायर किया हुआ है फ्रॉम द फॉरेन स्टेट्स। क्लियर है? किसी भी टाइम पे, या तो हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पे या इंडिपेंडेंस के बाद जिन टेरिटरीज को एक्वायर किया गया है। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है एक इलेबोरेटिव टर्म है, वेयर एज जो हमारी यूनियन ऑफ स्टेट्स है एक कॉम्पैक्ट टर्म है, जहां पे सिर्फ हमारी स्टेट्स के बारे में बात की जाती है। क्लियर है? तो आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पता चल गया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मतलब स्टेट्स ओनली। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, विच वाज द फर्स्ट कमेटी टू रिकमेंड फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस? इनमें से कौन सी कमेटी थी जिसने फर्स्ट टाइम लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स के फॉर्मेशन को एक्सेप्ट किया था? तो ऑप्शन ए है फजल अली कमीशन, ऑप्शन बी है जेवीपी, ऑप्शन सी है धार कमीशन। तो यहाँ पे मैंने इस चीज को आपको बताया था, इसी लेक्चर में कवर कराया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फजल अली कमीशन जो थी फर्स्ट कमेटी थी जिन्होंने किसी भी स्टेट का फॉर्मेशन लैंग्वेस्टिक बेसिस पे जो था रिकमेंड किया था। बट इस कमीशन ने वन लैंग्वेज वन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है इसे रिजेक्ट किया था। ये भी आपने साथ में याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। A bill seeking to create new states and alter boundaries of existing state can be introduced in। मतलब एक बिल जो कि नए स्टेट्स की क्रिएशन की बात कर रहा है या कोई भी स्टेट्स के ऑल्टरेशन की बात कर रहा है, कैन बी इंट्रोड्यूस इन। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि क्वेश्चन नंबर 4 में ये जो लिखा गया है ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कौन से आर्टिकल के अंदर आता है। अब इस क्वेश्चन के ऑप्शंस के देख लेते हैं।
तो ऑप्शन ए है हमारा लोकसभा, ऑप्शन बी है हमारा राज्यसभा, ऑप्शन सी है हमारा बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी है हमारा नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, मतलब इस चीज को, इस बिल को किसी भी हाउस में इनिशिएट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इसे लोकसभा में ही करना है या राज्यसभा में करना है, इसको लोकसभा में भी किया जा सकता है या राज्यसभा में भी किया जा सकता है। क्लियर है? बट इस बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले हमें प्रेसिडेंट की हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनकी रिकमेंडेशन लेना जरूरी है, उनकी रिकमेंडेशन लेना अनिवार्य है। क्लियर है? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं। विच काइंड ऑफ फेडरेशन इज फॉर्म्ड इन इंडिया? किस तरह की फेडरेशन जो है इंडिया में फॉर्म हुई है? तो ऑप्शन ए हमें दे रखा है एन इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट एंड एन इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट, या बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो पहले तो इन ऑप्शंस को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि दोनों जो है, दोनों ही ए एंड बी जो है ये हमारी फेडरेशन को डिनोट करते हैं, बट किस तरह की फेडरेशन को बताते हैं? एंड इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन का मतलब क्या है कि जहां पे हमारे यूनियन को डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता बट हमारे स्टेट्स को डिस्ट्रक्ट या डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन हमारा बोलता है एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, मतलब यूनियन को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता बट हमारा स्टेट्स को भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। क्लियर है? तो मैं आपको बता देती हूँ कि इंडिया का जो फेडरेशन सिस्टम है वो है हमारा डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स वाला, कि मतलब हम यूनियन को तो डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते बट हम अपने स्टेट्स को डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे जो है पांचों के पांचों क्वेश्चन कवर होते हैं। अगर आपको इस लेक्चर में कुछ भी डाउट है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और आपसे पूछे गए क्वेश्चन जो है उनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और इस लेक्चर के जो पीडीएफ नोट्स हैं वो आप टेलीग्राम ग्रुप से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा।